जब रेतीले हो जाते हैं पत्थर टीले हो जाते हैं, तोड़े जाते हैं जो शीशे वो नोकीले हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, चुनावों से पहले घरेलू और बाहरी मोर्चे पर घिर गए मोदी का हाल कुछ इस तरह बयां किया जा सकता है। एक तो घर में विदेशी मेहमान, दूजा राहुल का बयान और तिस पर छा गई जवान। जी हां, फिल्म जवान की बात कर रहा हूं। और चुनावी अखाड़े में पस्त हो गए सियासी पहलवान। तो चाहे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाए, लेकिन दिल और दिमाग अगर शांत न रहे तो पकवान भी कहां अच्छे लगते हैं। वहीं जिसका मन शांत और उम्मीदों से भरा होता है, उसे गरीब सब्जी वाले के साथ हाथ से खाना खाकर हंसते मुस्कुराते देखा जा सकता है। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और रामेश्वर की। राहुल गांधी ने अपने यहां बुलाकर लंच साथ साथ किया था रामेश्वर के साथ में। खैर, बात हो रही है मोदी जी के हाल की, जो इस वक्त कई मोर्चों पर बेहाल दिख रहे हैं। सोचा था कि G20 की मेजबानी पूरी चमक धमक के साथ करके दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाएंगे। विदेशी नेता लौटते हुए मोदी मोदी करके जाएंगे, लेकिन इस चमक धमक को दिखाने के लिए जिस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मोदी ने की, वो पर्दा उठ गया है। ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आ गई जिससे बीजेपी फिर मुश्किल में पड़ गई है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह देखना भी जरूरी है दोस्तों कि चुनावी अखाड़े में सियासी पहलवान कैसे पस्त हो गए हैं। उपचुनाव के नतीजे से बीजेपी ने अपने लिए चुनावी ऑक्सीजन का जुगाड़ करने की उम्मीद पाली थी, लेकिन घोसी समेत 4 सीटों पर हार के बाद बीजेपी की हालत ऐसी खस्ता हो गई है कि अगला साल आते आते वो और हांफने लगेगी। अभी तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की उम्मीदों का दिया बुझने लगा है। इंडिया की आंधी के आगे बीजेपी के दिए का बुझना तय ही लग रहा है दोस्तों। वैसे भी समाजवादी पार्टी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी ने इन उपचुनावों में अपनी जीत को इंडिया की जीत बताया है। वहीं इंडिया के बड़े नेता राहुल गांधी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं और वहां से वही धमाल वो मचा रहे हैं जैसा उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की यात्राओं के बाद मचाया था। राहुल गांधी के विदेश जाते ही बीजेपी के पसीने छूटने लगते हैं कि अब न जाने किस तरीके से राहुल घेरेंगे, कौन से ऐसे आरोप लगाएंगे जिनमें बीजेपी के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी नेता तो पहले से राहुल गांधी के विरोध और आलोचना की स्क्रिप्ट तैयार रखते हैं और हर बार एक ही तरह से राहुल गांधी को कोसते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। राहुल की विदेश यात्रा पर किसने क्या कहा, यह मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अभी आपका यह जानना दोस्तों जरूरी है कि अकेले राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस मोदी और बीजेपी को ऐसा घेर रही है कि उसके लिए अपना बचाव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे G20 के लिए आयोजित डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं गया, तो कांग्रेस ने मोदी है तो मनु है का बड़ा गंभीर इल्जाम लगा दिया। आपको बता दूं कि मौजूदा राजनीति में अगर किसी को मनुवादी कहा जाए या उसकी तुलना मनु से कर दिया जाए, तो तय मानिए कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिला वोट उससे छिटक जाएंगे। अब कांग्रेस ने मोदी की तुलना मनु से कर दी है, तो आप सोच लीजिए कि बीजेपी का अगले चुनाव में क्या हाल होगा। वैसे भी बीजेपी का सोनिया गांधी से डर एक बार फिर सामने आया है। तेलंगाना में 17 सितंबर को सोनिया गांधी की होने वाली रैली पर रोक लगाने की जुगत बीजेपी कर रही थी। सियासत का जो हाल है उसमें लग नहीं रहा है दोस्तों कि मोदी तीसरी बार लाल किले पर झंडा फहराने आएंगे। और अब शाहरुख खान की नई फिल्म जवान में देश के वोटर्स यानी मतदाताओं के लिए जो संदेश दिया गया है, उसके बाद तो इस बात पर अंदेशा और बढ़ गया है कि लोग बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका देंगे। मौजूदा सूरत हाल तो बीजेपी और मोदी के लिए ठीक नहीं है। आगे क्या होगा इसकी कोई पुख्ता भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह 2004 में शाइनिंग इंडिया के बाद बीजेपी को 10 साल सत्ता की चमक के लिए तरसना पड़ा, इस बार भी वैसा ही लग रहा है कि G20 की चमक बीजेपी के हार के अंधेरे और डर को दूर नहीं कर पाएगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी घर और बाहर सब तरफ से घिर गए हैं, और यह भी समझेंगे कि क्या इंडिया ने एनडीए को रगड़ने की शुरुआत कर दी है, जो हम हेडिंग भी दे रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जो आज से 40 साल पहले का है, यानी तब का है ये वीडियो जब मोदी साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, यानी राजनीति में नहीं आए थे। अलबत्ता पॉलिटिकल साइंस में वो एमए की डिग्री ले रहे थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो जानकारी प्राप्त है, जैसा कि दावा किया गया है अमित शाह जी की तरफ से,
उस दावे के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने 1983 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है और उन्हें 62.3% मार्क्स मिले थे। 2 साल के इस कोर्स में मोदी के पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे, विषय थे। वैसे यहां मुद्दा मोदी की डिग्री का नहीं है दोस्तों, बल्कि मुद्दा यह है कि जब मोदी राजनीति में आए भी नहीं थे तब भी इंडिया या भारत का डंका दुनिया में बज रहा था। देखिए जरा ये वीडियो। ये वीडियो है मार्च 1983 का, जब दिल्ली में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था और करीब 100 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो भाषण देने उठी तो लगभग सारे नेताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। इंदिरा जी ने या उनके बाद या पहले के किसी प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु बनने की चाहत का ढिंढोरा कभी नहीं पीटा। फिर भी दुनिया में देश की इज्जत होती रही, क्योंकि यहां लोकतंत्र का सम्मान होता रहा, आम आदमी की इज्जत होती रही। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत इंडिया के लोगों की ओर से किया। उन्होंने इंडिया और भारत को मुद्दा नहीं बनने दिया। मगर मोदी राज में यही सब हो रहा है, और वो भी विदेशी मेहमानों के सामने। जिस तरह G20 की बैठक में मोदी के आगे देश का नाम रोमन लिपि में भारत लिखा हुआ है, इंडिया नहीं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि मोदी किस तरह G20 के मंच को भी चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विदेशी मीडिया में मोदी की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं। G20 के लिए जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं उसमें भी मोदी की तस्वीर ऐसी ही है मानो वो सबसे आगे हैं और दुनिया उनके पीछे चल रही है। ऐसा एक पोस्टर द वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है और लिखा है, द G20 समिट इज अ ह्यूज ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर मोदीज इंडिया। यानी G20 समिट मोदी के भारत के लिए वैश्विक स्तर पर छवि चमकाने की बड़ी कवायद है। एडम टेलर ने अपने इस लेख में लिखा है, दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय यूनियन के राजनयिकों की शांत बैठक नरेंद्र मोदी की मेजबानी में एक तड़क भड़क भरा आयोजन होने जा रही है। बैठक से पहले देश भर में पीएम मोदी के चेहरे को सबसे आगे रखते हुए कई बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसका मैसेज साफ है कि दुनिया के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करने से भारत विश्व शक्ति बन गया है और उसे इस मुकाम तक मोदी ही लाए हैं। जबकि सच ये है कि G20 में सदस्य देश बारी बारी से नेतृत्व करते हैं। पिछले साल इंडोनेशिया ने सबकी मेजबानी की थी। एक और वीडियो देखिए। This summit in Delhi, the whole event threatens to be overshadowed actually by Prime Minister Modi and by India. And we talked about how he's been attracting a lot of criticism from the opposition and generally critics, saying that he's using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India, which are likely to be held in about 8 or 9 months or so. And he's pulled out all the stops. He's made a real spectacle of the G20. We talked about how on the streets of Delhi, every few meters or so, there are posters all over the place, hundreds if not thousands of them, advertising the G20 with Modi's face on them. CNBC के लिए रिपोर्टिंग करते हुए एक जापानी पत्रकार बता रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर G20 की बैठक के लिए जो हजारों पोस्टर लगाए गए हैं, उन सब में मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल हो रहा है। विपक्षियों तथा आम आलोचकों का आरोप है कि मोदी इस बैठक को चुनाव प्रचार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो देश में मीडिया को मोदी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, पत्रकारों के सवालों से बच सकते हैं, लेकिन विदेशी मीडिया को मैनेज कर सकें इतनी ताकत शायद अभी बीजेपी के पास नहीं आई है। विदेशी मीडिया जिस तरह मोदी शासन की हकीकत दिखा रहा है, वैसे ही राहुल गांधी भी मोदी राज में देश के हाल को दुनिया के सामने रख रहे हैं और बीजेपी से यह आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है। आइए जरा देखते हैं राहुल ने यूरोप में जो अपनी यूरोप की यात्रा की है, उस यात्रा में किस तरह बीजेपी और मोदी पर हमला बोला है। This is obviously been conversation now about the name of the subcontinent, and your yatra was called Bharat Jodo, and now we're now having a name change. Yes, is that happening? What are you? I don't know. You have to ask the Prime Minister. I am perfectly happy with the names that we have in our constitution. India, that is Bharat, works perfectly well for me. But I think these, in a sense, to me, are panic reactions. There's a little bit of fear in the government. These are distraction tactics. We, of course, came out with the name India for our coalition, and it's a fantastic idea because it represents exactly who we are. We consider ourselves to be the voice of India, but it's obviously disturbed the Prime Minister enough that he wants to change the name of the country. ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया।
एक तो अडानी का मुद्दा हमेशा से मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर जाता है और अब इंडिया के कारण भी बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी ने इन दो मुद्दों पर मोदी सरकार की खूब खिंचाई की। उन्होंने देश का नाम बदलने पर कहा, मेरा मानना है कि सरकार का ये पैनिक रिएक्शन है, सरकार में डर बैठ गया है, वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जो एक बहुत सुंदर शानदार नाम है, क्योंकि ये नाम उसी का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी सोच है। हम खुद को देश की आवाज मानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इससे प्रधानमंत्री परेशान हो गए हैं और इस हद तक परेशान हो गए हैं कि देश का नाम ही बदल देना चाहते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि यह बड़ी रोचक बात है कि जब भी हम अडानी और क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उठाते हैं, प्रधानमंत्री किसी न किसी नाटकीयता के साथ सामने आते हैं, भ्रमित करने का नया पैंतरा चलते हैं। यह मजेदार है कि अडानी पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के फौरन बाद ध्यान भटकाने का काम शुरू कर दिया गया। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है दोस्तों कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश पर यूरोपीय संघ के हलकों में भी चिंता है। उन्होंने मणिपुर से लेकर कश्मीर तक तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, जिससे बीजेपी तिलमिला गई है। रविशंकर प्रसाद से लेकर किरण रिजिजू तक कई बीजेपी नेता फिर से राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं। मैं यहां घिसा पिटा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि राहुल पर ऐसे ही इल्जाम ब्रिटेन और अमेरिका के दौरे के वक्त भी बीजेपी के नेताओं ने लगाए थे। बीजेपी राहुल गांधी को जी भर के कोस करके भी उनके बढ़ते कद को, उनके बढ़ते कदम को और उनकी लोकप्रियता को रोक नहीं पा रही है। मोदी 9 साल से सत्ता में हैं और इन 9 सालों में राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की। लेकिन जब मोदी सरकार का 10वां साल चल रहा है और एक बार फिर चुनावों की हलचल शुरू हो गई है, तो बीजेपी को सबसे अधिक डर राहुल से ही लग रहा है, क्योंकि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश की सियासत को एकदम नया मोड़ दे दिया है। इस यात्रा को अब 1 साल हो गए हैं और राहुल गांधी दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। इस बीच राहुल लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन भी अब मजबूती के साथ सामने आ रहा है। 7 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी केवल 3 पर ही जीत पाई, यानी आधे से भी कम पर उसे जीत मिली है। यूपी में तो सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी घोसी सीट हार गई। इस सीट के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने यह सीट हारी नहीं, बल्कि मोदी को हराया गया है। यानी इस सीट के जरिए बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान सामने आ गई है। तो इंडिया की चुनौती के साथ अब मोदी को बीजेपी के भीतर भी नेताओं से चुनौती मिलने लगी है। तो क्या वो, यानी मोदी जी, जो चुनौतियां मिल रही हैं, वो 2 मोर्चों पर एक साथ जूझ पाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। वैसे फिलहाल मोदी राज की सच्चाई से जो पर्दा उठा है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। शुरू में मैंने बताया था आपको कि चमक धमक दिखाने के लिए मोदी शासन ने सच्चाई पर पर्दा डाला है, जिसका खुलासा कांग्रेस ने एक वीडियो में किया है। जरा इस वीडियो को देख लीजिए। Behind this green veil, where posters of G20 and Prime Minister Narendra Modi hung, is a place where residents say that they've been hidden away from the world. ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो हमने हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश को योगदान करें। क्योंकि उनको सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से, ताकि वो अपने नाकामयाबी छुपा सके। इस वीडियो में लोग मोदी के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें कीड़ा मकोड़ा समझा है। किसी ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह सब किया जा रहा है। आम जनता जब सरकार से इतनी नाराज हो जाएगी, तो फिर सरकार के डरने की बारी आ जाती है दोस्तों, कि कहीं अगले चुनाव में जनता उसे सत्ता से बाहर न कर दे। खैर, महान शायर फिराक गोरखपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि हाथ आए तो वही दामने जाना हो जाए, हाथ आए तो वही दामने जाना हो जाए, छूट जाए तो वही अपना गिरेबां हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।